हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, एसएससी, यूपी पीईटी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो जाए या फिर वीडियो में आपको कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम मिले, तो उसके लिए सॉरी पहले से ही बोल दूं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी भारत का महाधिवक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का व्याख्याकार या फिर संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है तो याद रखिएगा महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन, पीएच का निर्धारण किसने किया है? यानी कि जो पीएच मान निकाला जाता है उसका निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है लेबोजियर, ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी कैवेंडिश या फिर ऑप्शन डी सोरेनसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोरेनसन। तो याद रखें कि पीएच मान का निर्धारण यानी कि पीएच मान का पता सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा लगाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पीएच मान होता है इसमें पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। आपको बताना है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु। दोस्तों, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है और ये जो रोग होता है वो विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है। आपको बताना है कि विषाणु किस में वृद्धि करता है। ऑप्शन आपके सामने है मृत शरीर में, ऑप्शन बी जीवित शरीर में, ऑप्शन सी पानी में या फिर ऑप्शन डी चीनी के विलयन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवित शरीर में। तो याद रखिएगा कि जो वायरस है इसको रियल में सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसको इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है क्योंकि ये वैसे तो एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जब किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करता है या फिर किसी जीवित शरीर में प्रवेश करता है तभी ये एक्टिव होता है। इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा यूग्लिना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो याद रखिएगा कि भारतीय संघ की स्थापना 1884 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गंडक या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। तो याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी है ये विंध्याचल और सतपुरा के बीच से होकर बहती है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी सतपुरा और अजंता पहाड़ियों के बीच से बहती है तो याद रखिएगा ताप्ती नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? ऑप्शन आपके सामने है गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी दामोदर या फिर ऑप्शन डी गोमती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी। तो याद रखिएगा कि जो कोसी नदी है इसको बिहार का अशोक कहा जाता है और ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। अगला क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी माउंट एल्ब्रुस, ऑप्शन सी माउंट मैकिनले या फिर ऑप्शन डी माउंट एकांगुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट मैकिनले। तो याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो माउंट मैकिनले है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एल्ब्रुस है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तो माउंट एकांगुआ है।
अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने मलावी, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी चाड या फिर ऑप्शन डी टाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्टोरिया। तो याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो विक्टोरिया झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो याद रखिएगा सुपीरियर झील है, जो कि उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मकर रेखा। दोस्तों आप सभी को पता है कि पृथ्वी के बीच से जो रेखा होकर गुजरती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति यहाँ पर है, यानी कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑप्शन अंटार्कटिका और यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो इसे याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे छोटे 2 महाद्वीप जो है वो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों कल का वीडियो जो था उसमें से मैंने 2 कमेंट्स को लिया है और उन कमेंट्स से हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। पहला कमेंट है निक्की सिंह जी का। इन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपका क्लास मैं डेली देखती हूँ, कभी भी आपका क्लास मिस नहीं करती हूँ और मेरा जीएस पहले से बहुत अच्छा हो गया है। दूसरा कमेंट है पंकज सिंह जी का, एमपी और यूपी। सर मैं एक प्राइवेट इंजीनियर हूं और एयरफोर्स नेवी की कोचिंग भी चलाता हूं। सर मैं आपकी क्लास पिछले 1 साल से ले रहा हूं, जिससे मेरे पास 3 नोट्स की कॉपी बन चुकी है और आपके ही नोट्स के कारण पिछले पीईटी और टीटी एग्ज़ाम में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा निक्की सिंह जी के लिए और पंकज सिंह जी के लिए कि आपने मुझ पे विश्वास किया है, ये सबसे बड़ी बात है। आप सोचिए मैं डेली अगर कम से कम अगर देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए मैं मान लेता हूँ 20 क्वेश्चन डेली कराता हूँ। तो अगर डेली 20 क्वेश्चन आप करेंगे तो 10 दिन में आपके 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप 30 दिन की बात करें यानी कि 1 महीने की बात करें तो आपके 600 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर 600 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे बल्कि आपके लगभग कह सकते हैं कि लगभग 1,500 क्वेश्चन या फिर 2,000 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन को जब डिस्कस करता हूं तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कस करता हूं, जिससे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर घुमाकर पूछा जाए तो आपका आंसर गलत ना हो। तो सोचिए कि अगर आप 1,000 क्वेश्चन भी आपका हर महीने तैयार हो रहा है तो अगर आप 1 साल की बात करें तो 1 साल में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आप खुद अनुमान लगा लीजिए। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप जितने भी क्वेश्चंस को देखेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को मेरी तरफ से यही कहना है कि आपने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है, यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप विश्वास नहीं करते, अगर आपको लगता है कि मेरे क्वेश्चंस जेन्युइन नहीं हैं तो शायद आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाती। आपने मुझ पे विश्वास किया, आपको मुझ पे भरोसा था, इसीलिए आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। आई होप आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो और जल्दी से जल्दी आप मुझे कमेंट करें कि सर मेरा कल सिलेक्शन हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवक। तो याद रखिए कि जो जिबरेलिन है ये एक पादप हार्मोन है, यानी कि पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है और ये पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। और ये जिबरेलिन हार्मोन की अगर बात करें तो ये कवक से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। आपको बताना है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन आपके सामने सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। याद रखिएगा कि सोडियम जो है इसका जो कह सकते हैं इसकी जो आवश्यकता है वो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनिया या फिर ऑप्शन डी नाइट्राइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रेट। तो याद रखिएगा कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? ऑप्शन आपके सामने 1925 ईस्वी, ऑप्शन में 1926 ईस्वी, ऑप्शन सी 1927 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1928 ईस्वी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1925 ईस्वी। तो याद रखिएगा कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन जो चली थी वो 1925 में चली थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम विद्युत ट्रेन का नाम क्या था तो याद रखिएगा डक्कन क्वीन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने झौर, ऑप्शन बी बिधि, ऑप्शन सी राउफ या फिर ऑप्शन डी सुइसनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राउफ। तो याद रखिए कि जो राउफ है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक विहीन आरबीसी किस में होते हैं? ऑप्शन आपके सामने सरीसृप, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी एम्फीबिया या फिर ऑप्शन डी स्तनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्तनी। तो याद रखिए कि जितने भी स्तनधारी होते हैं जैसे मनुष्य है, इनके जो आरबीसी होते हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि ये केंद्रक विहीन होते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? ऑप्शन आपके सामने कुत्ता, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी बिल्ली या फिर ऑप्शन डी गाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुत्ता। तो याद रखिए कि मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला जो पहला पालतू पशु था वो कुत्ता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन आपके सामने मछली, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मेढक या फिर ऑप्शन डी तिलचट्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेढक। तो याद रखिए कि जो मेढक है ये अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? ऑप्शन आपके सामने रदनक, ऑप्शन बी अग्र चर्वणक, ऑप्शन सी दूसरा कृंतक या फिर ऑप्शन डी चर्वणक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरा कृंतक। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो मनुष्य होते हैं अभी जितने स्तनधारी होते हैं उनमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक तो कृंतक, एक होता है रदनक, एक होता है प्रचर्वणक और एक होता है चर्वणक। इसमें जो दूसरा वाला चर्वणक होता है हाथियों में यही गजदंत के रूप में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? ऑप्शन आपके सामने कोबरा, ऑप्शन बी वाइपर, ऑप्शन सी कोरल स्नेक या फिर ऑप्शन डी अजगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजगर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो अजगर है ये जहरीला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिससे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने रैम चिप, ऑप्शन बी डाटा इनपुट, ऑप्शन सी सीपीयू या फिर ऑप्शन डी एएलयू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीपीयू। दोस्तों आप सभी को पता है कि सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है तो सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 बाइट किसके बराबर है? ऑप्शन आपके सामने 1 टीबी, ऑप्शन बी 1 जीबी, ऑप्शन सी 1 एमबी या फिर ऑप्शन डी 1 केबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 केबी। तो याद रखिएगा कि 1024 बाइट में 1 केबी होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो 1024 केबी में 1 एमबी होता है और इसी तरीके से अगर बात करें तो 1024 एमबी में अगर बात करें तो ये किसके बराबर होता है? तो 1024 एमबी में 1 जीबी होता है और 1024 जीबी में 1 टीबी होता है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन आपके सामने तृतीय भाग में, ऑप्शन बी चतुर्थ भाग में, ऑप्शन सी द्वितीय भाग में या फिर ऑप्शन डी नवम भाग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी चतुर्थ भाग में। तो याद रखिएगा कि संविधान के चौथे भाग में यानी कि भाग 4 में नीति निषेध तत्व दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं तो भाग 3 में दिए गए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी से करना है। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है और दूसरा क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी से दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।